हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ॉन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ का पार्ट 22 लेकर, यानी ये 22वां पार्ट है। इससे पहले हम टोटल 21 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। 21 पार्ट अभी तक हम लोग नाबार्ड फेज 2 सीरीज़ के डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक बात बोलूँगा मैं आपसे। कई सारी कमेंट आती हैं जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है अभी तक, कि जो आप PDF प्रोवाइड करते हैं उसके लास्ट में आंसर दे दिया करिए। अभी तक कई दिनों से मैं टाल भी रहा था कि आंसर ना दूं आंसर किसी तरह से, लेकिन कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले भी एक कमेंट आई तो मैंने उस पर रिप्लाई किया, ठीक है मैं कल वीडियो पे आंसर दे दूंगा। देखिए, आंसर दे दूंगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आंसर देना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आपका लॉस मैं कर दूंगा, बहुत बड़ा लॉस कर दूंगा। क्या? PDF में सिंपल से क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चन में अगर किसी में भी अटक रहे हैं तो ये मेरी फॉल्ट नहीं है, आपकी फॉल्ट है, बहुत बड़ी फॉल्ट है। क्योंकि यहाँ पे कोई बुक नहीं है जिसको आप पढ़ के वापस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। सिर्फ ये वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट या फिर कुछ फैक्ट बता दिए गए हैं उन्हीं से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। PDF के लास्ट में आंसर देने से क्या हो जाएगा? आपने PDF सॉल्व की, किसी क्वेश्चन में आप फंसे, आपने लास्ट में आंसर दे दिया, तो आपका एक फेक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आप में कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, आता है मेरे को। लेकिन आप सोचिए, जब आप PDF के क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उस वीडियो के दौरान जो फैक्ट बताए गए वो कितने ज़्यादा मिस हुए होंगे आपसे, और उन्हीं फैक्ट से नाबार्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आना है। और मैंने जो आपसे प्रॉमिस कर रखा है 75 या 70+ नंबर के लिए, फिर वो टारगेट कैसे अचीव होगा? मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन के आंसर, लेकिन ये सच है कि अगर मैं क्वेश्चन के आंसर आपको PDF के लास्ट में ABC करके दे देता हूं तो उससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और हम लोग कलीग हैं यार, हम कैसे एक दूसरे का लॉस कर सकते हैं? यहाँ कोई फायदा नहीं है। अगर आपको कोई PDF में आंसर नहीं आता, आप वापस वीडियो जाके देखते हैं तो मेरा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि नाबार्ड के या फिर मेरी किसी भी वीडियो पे ऐड एक्टिवेट नहीं है। आप कितने बार भी वीडियो देख लीजिए, यहाँ कोई इनकम नहीं जनरेट हो रही है। और दूसरी बात, आज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी सर मत कहिए नाबार्ड के, मतलब कि कोई भी ना कहे। अगर आप करंट भी देखते हैं तब भी उसमें भी सर ना कहें। @examizon, या फिर मेरा नाम अमित है, मैं बोल चुका हूँ पहले भी, आप अमित लिख सकते हैं। हम सब लोग कलीग हैं, कोई किसी का सर नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं ये। तो प्लीज़ फिर भी अगर आज आप कमेंट में ये कहेंगे कि अमित आप PDF लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर के आंसर ऑप्शन वाइज प्रोवाइड कर दें, अगर 2 कमेंट भी आ गई ऐसी, तो मैं PDF के लास्ट में सारी PDF जो आज तक मेरे पास हैं उन सभी के लास्ट में एडिटिंग करके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन एक बार फिर से मैं यही वार्निंग दूंगा, आप सभी लोग मेरे कलीग हैं, इसलिए मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आपका नुकसान हो। मैं नाबार्ड फेज 2 का सिर्फ एग्जाम नहीं देने जा रहा हूँ, आप देने जा रहे हैं, तो आपको पूरी से तैयार होना चाहिए। इस भ्रम में नहीं कि सब कुछ आता है मेरे को और वहाँ पे जाए तो कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी और हमारा सारी ये वीडियोस बेकार चली जाएंगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट इतनी जरूर करूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन PDF में फंस रहा है तो आप उसी PDF के नाबार्ड लेक्चर पे जाके सिर्फ उतना ही पार्ट देख सकते हैं और इसी के साथ आपके सारे फैक्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप एक बार इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं PDF के लास्ट में आंसर होने चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास सारे इसके PPT पड़े हैं, मैं उसमें एडिटिंग कर दूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन रिपोर्ट की 2019 के अनुसार न्यूबॉर्न डेथ रेट किस स्टेट में हाईएस्ट रहा है? तो नेशनल हेल्थ मिशन रिसेंटली इसने रिपोर्ट जारी की है। इसने कहा है कि 2019 के दौरान जो न्यूबॉर्न डेथ रेट है वो MP में हाईएस्ट रहा है। इसको न्यूबॉर्न डेथ रेट को नियोनेटल डेथ रेट के भी रूप में कहा जाता है। तो नियोनेटल या न्यूबॉर्न मतलब 28 डेज, जन्म के 28 डेज के अंदर जिन बच्चों की मौत हो जाती है उसको न्यूबॉर्न डेथ रेट या नियोनेटल डेथ रेट कहा जाता है। MP में हाईएस्ट है नियोनेटल डेथ रेट। आप नया देखिएगा कितना परसेंट? टोटल 11.5%, यानी जो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं MP में उनमें से 11.5 की डेथ हो जाती है। आप नया देखिएगा। देखिए, ऑल ओवर कंट्री का नियोनेटल डेथ रेट कितना है? एवरेज 7%, और MP का कितना है? 11.45%, यानी कि ऑल ओवर कंट्री के एवरेज से MP का डेथ रेट मैक्सिमम है 4.5%। आप इन्हें देखिएगा। यूनिसेफ ने 2018 में एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इंडिया का जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट था, जो इन्हें बताया था कि 39 है इंडिया का अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। फिर IMR भी यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 1 वर्ष से पहले बच्चों का जो मृत्यु हो जाती है बच्चों की, उसके विषय में बताया था, तो वो 32 था आउट ऑफ 1000। ये सब आउट ऑफ 1000 होता है, आप देखिएगा। उसके अलावा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में 24 बताया था आउट ऑफ 1000। तो आप ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं बताते, हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की। 2013 में लॉन्च किया गया था। देखिए, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया था। बाद में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जारी किया गया, लेकिन उसको 2013 में दोनों को मर्ज कर दिया गया और नेशनल हेल्थ मिशन जारी कर दिया गया।
हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ये कार्य करता है, आप देखिएगा। हालांकि मार्च 2020 तक के लिए ही यानी 2020 तक के लिए ही ये नेशनल हेल्थ मिशन था, लेकिन कोरोना चल रहा है तो इसमें गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले नहीं पाई है। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन आता है। तो जो न्यू बॉर्न डेथ रेट है वो एमपी में हाईएस्ट है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएमएस की COP13 किस भारतीय सिटी द्वारा या किस इंडियन सिटी द्वारा होस्ट की गई? तो सीएमएस मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, इसकी COP13 को गांधीनगर गुजरात द्वारा होस्ट किया गया। COP13 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इस बार सीएमएस की 13 COP का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। COP12 यानी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 12 कहाँ हुई थी? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में हुई थी। तो सीएमएस ने यानी जो आप कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल है, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 की बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। इसका थीम आप नोट कर लीजिएगा। थीम था माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। ये था इसका थीम। क्या? माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम, ये था इसका थीम। और मस्कट क्या था? मस्कट था गिबी, GIBI। इसका वास्तविक नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गुजरात का स्टेट बर्ड है, आप याद रखिएगा। साथ ही साथ जो IUCN की कैटेगरी होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में पास हुआ था 1971 में, उसके शेड्यूल 1 में लिस्टेड है, यानी सबसे ज्यादा कंजर्वेशन इसको प्राप्त है। तो गिबी इसका मस्कट था और थीम मैंने आपको बता दिया। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई। COP12 कहाँ हुई थी? तो मनीला, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में हुई थी। थोड़ा सा सीएमएस के विषय में जान लेते हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत 1983 में इन्फोर्स हुआ था, यानी लागू हुआ था। हालांकि इस पे साइन कब हुए थे? तो 1979 में बॉन जर्मनी का कैपिटल, जर्मनी का एक शहर है, वहीं पर सीएमएस पे साइन हुए थे। इसीलिए सीएमएस को बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 129 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। और इस बार जो COP13 था उसमें इंडिया द्वारा 3 एनिमल्स सजेस्ट किए गए थे। जो सीएमएस की देखिए 2 अपेंडिक्स होती है सीएमएस की, एक अपेंडिक्स 1 होती है, एक अपेंडिक्स 2 होती है। अपेंडिक्स 1 किसी कंट्री में जो कोई स्पीसी होती है, वाइल्ड एनिमल होता है, उसको कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उससे रिलेटेड होती है। और जो अपेंडिक्स 2 होती है ग्लोबल लेवल पर किसी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए अपेंडिक्स 2 होती है। तो इंडिया ने अपनी कंट्री के लिए 3 एनिमल सजेस्ट किए थे। एक द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि गुजरात का स्टेट बर्ड है, उसके अलावा एशियन एलिफेंट, और तीसरा था बंगाल फ्लोरिकन। इन तीनों को अपेंडिक्स 1 में शामिल करने की गुजारिश की थी इस बार के COP13 के दौरान, और इन तीनों को अपेंडिक्स 1 में शामिल कर लिया गया है। तो आप ये याद रख सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान कितने मिशन लॉन्च करेगी? तो इसरो फाइनेंशियल ईयर 2021 के दौरान टोटल 36 मिशन लॉन्च करेगी। इसमें से आपके लगभग 10 यानी 10 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होंगे। इसके लिए इसरो को कितना बजट प्रोवाइड किया गया है? 13,480 करोड़। 13,480 करोड़ इसरो को बजट दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने 5th मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस किस कंट्री के साथ होस्ट की? तो इंडिया ने रशिया की इंडो रशियन 5th मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस होस्ट की। लखनऊ में आपका डिफेंस एक्सपो चल रहा था, उसी दौरान इंडिया और रशिया की 5th मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। तो आप याद रखिएगा। देखिए कई सारे MOU पे साइन हुए, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर एग्जाम में कभी भी पूछ लिया, हालांकि नाबार्ड जैसे एग्जाम में मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे 5th मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस किसके साथ हुई, या फिर कौन सी मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई, तो वो भी आप याद रखिएगा। 5वीं मिलिट्री इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस रशिया और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स किस कंट्री के साथ मिलकर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है। गुजरात के लोथल में इंडिया की कल्चर मिनिस्ट्री नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रही है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। किस कंट्री के साथ मिलकर? तो पोर्चुगल यानी पुर्तगाल के साथ मिलकर गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स को स्थापित किया जा रहा है। पुर्तगाल के प्रेसिडेंट मार्केलो रेबेलो डी सोसा, कौन? मार्केलो रेबेलो डी सोसा भारत की यात्रा पे थे। उसी दौरान इन लोगों ने डिसाइड कर लिया। टोटल 14 एग्रीमेंट हुए थे पुर्तगाल और इंडिया के बीच में। इसी में से एक एग्रीमेंट ये था कि इंडिया और पुर्तगाल मिलकर लोथल में इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगे। तो आप याद रखिएगा। तो पुर्तगाल और इंडिया के बीच में टोटल 14 एग्रीमेंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले वुमेन्स मिलिट्री में सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल थी। आपको बताना है शॉर्ट सर्विस कमीशन कितने वर्षों के लिए होता है। तो मिलिट्री में शॉर्ट सर्विस कमीशन 14 ईयर्स के लिए होता है। इसके तहत 14 ईयर्स की सर्विस आपको देनी होती है। पहले ये 10 ईयर्स था, बाद में इसको बढ़ाकर 14 ईयर्स किया गया। रिसेंटली फरवरी 2020 यानी फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अब वुमेन्स भी मिलिट्री में परमानेंट कमीशन
की जा सकती हैं। यानी कि देखिए, पेंशन पाने के लिए जो मिलिट्री में सर्विस करते हैं उनको पेंशन पाने के लिए 20 ईयर की सर्विस मस्ट होती है, आपको 20 वर्ष काम करना होता है। लेकिन वुमेन्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ही लागू था, यानी इनको 14 ईयर्स ही सर्विस दी जाती थी मिलिट्री में, तो इनको कभी पेंशन नहीं मिलती थी। मात्र 6 ईयर सर्विस न करने की वजह से इनको पेंशन नहीं मिलती थी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वुमेन्स भी परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल होंगी। तो आप देखिएगा, इससे पहले 14 ईयर्स और उससे पहले 10 ईयर्स, अब 20 ईयर या उससे भी ऊपर के लिए मिलिट्री में वुमेन्स अपनी सर्विस दे सकती हैं। और एक बात, जो नॉन कॉम्बैट एरिया होता है, यानी कि गैर युद्ध वाला क्षेत्र जहाँ पे बैटलफील्ड नहीं होती है, वहाँ पे अब वुमेन्स जो है कमांड की पोजीशन भी होल्ड कर सकती हैं। एक कर्नल रैंक का अधिकारी कमांड को लीड करता है, वो वुमेन्स द्वारा होल्ड की जा सकती है। तो आप देखिएगा, नया क्वेश्चन देखते हैं। कंबाला एक ट्रेडिशनल बुफेलो रेस है, किस स्टेट में ऑर्गेनाइज की जाती है? तो कंबाला पैडी यानी कीचड़ वाले फील्ड्स में एक कराई जाने वाली बुफेलो यानी भैंसों की दौड़ होती है। इसको प्रत्येक वर्ष कर्नाटक में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये ट्रेडिशनली जो तुलुआ TULUA तुलुआ करके लैंडलॉर्ड कम्युनिटी होती कर्नाटक की, उसके द्वारा स्पॉन्सर की जाती है कंबाला रेस। तो भैंसों यानी बुफेलोस की पैडी फील्ड में रेस होती है। आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 में पास हुआ था, उसके तहत ये फैसला दिया था कि कंबाला बंद कर दी जाएगी। लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कर्नाटक की कंबाला रेस थी उसके लिए ऑर्डिनेंस पास कर दिया, और इस प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट, जिसको PCA एक्ट 1960 कहते हैं, उसमें संशोधन कर दिया कि कंबाला को इसके तहत शामिल नहीं किया जाएगा। और फिर भी ये कंबाला रेस हो रही है। इसको जल्लीकट्टू से आप कंफ्यूज मत करिएगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होती है, और ये जो है बैलों की रेस होती है। जिसने बाहुबली मूवी देखी होगी पार्ट 1, उसमें वो बैल को कंट्रोल करता है ना, वो जल्लीकट्टू ही दिखाया है। तो आप देखिएगा, तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु का फेस्टिवल है, वो पोंगल के टाइम पे होता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है, और कंबाला जो है कर्नाटक में होती है। नया क्वेश्चन है, ई मसीहा पोर्टल किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ई मसीहा पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था। मसीहा का फुल फॉर्म क्या है? मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स एब्रॉड। क्या? मेडिकल असिस्टेंस सिस्टम फॉर इंडियन पिलग्रिम्स एब्रॉड, ये है मसीहा का फुल फॉर्म। इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? विदेश जाने वाले जितने भी हज यात्री होते हैं उनका मेडिकल डाटा कलेक्ट करना और इस ई मसीहा पोर्टल में स्थापित करना। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री हो गया है जिसने जो है 2020 यानी 2020 के हज प्रोसेस को, जो हज का प्रोसेस होता है वीजा देना वीजा लेना, इस 100% प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। ऐसा करने वाला इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री हो गया है जिसने 2020 के हज प्रोसेस को 100% डिजिटल कर दिया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस कंट्री द्वारा स्थापित किया गया है? तो रिसेंटली UAE यूनाइटेड अरब अमीरात ने अरब वर्ल्ड का जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनमें पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है। इसका नाम क्या है? तो बराकाह, BARAKAH, बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी में, जो अबू धाबी UAE की कैपिटल है, वहां पे बनाया गया है। इसको बनाया किसने है? तो कोरिया, साउथ कोरिया की कंपनी है कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, उसने अरब वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है UAE की कैपिटल अबू धाबी में। इसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। टोटल कैपेसिटी है इसकी 5600 मेगावाट, 5600 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रपिक, ये इंडिजिनस काऊ और उसके प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने का एक प्रोग्राम है। आपको बताना किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया था? तो जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी उनको पता होगा। सूत्रपिक को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया था। फुल फॉर्म क्या है? तो सूत्र का फुल फॉर्म है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन, और उसके बाद जो पिक है उसका फुल फॉर्म है प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काऊ। तो ये सूत्र पिक का फुल फॉर्म है। जो ये सूत्र पिक है उसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? इंडिजिनस काऊ और उनके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट, जैसे आपका पंचगव्य होता है, पंचगव्य मतलब जो घी होता है, उसके बाद मिल्क होता है, कर्ड होता है, डंग होता है, यूरिन होता है, इन सभी पंचगव्य पे रिसर्च करना 2019-20 यानी 2019-20 के बजट में अनाउंस किया गया था। सूत्रपिक 4 बॉडीज द्वारा, ये जो सूत्रपिक है ये 4 बॉडीज का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन 4 बॉडीज का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा। लेकिन इसको रन किसके द्वारा किया जाएगा, यानी इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत SEED यानी साइंस फॉर इक्विटी, इक्विटी है, इक्वलिटी नहीं है, साइंस फॉर इक्विटी एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसके द्वारा सूत्रपिक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, सूत्रपिक प्रोग्राम में टोटल 5 थीम है जिन पे फोकस किया जाएगा। पहला थीम है यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काऊ, यानी इंडिजिनस काऊ में क्या
एक यूनिकनेस है उसको ऑब्जर्व करना, बाकी लोगों से, बाकी जो काउज हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड की, उनसे क्या अलग बनाता है इसको। उसके अलावा मेडिकल और हेल्थ के लिए इसके प्रोडक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके प्रोडक्ट को, और काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम जैसे आपके पंचगव्य हुआ, इनके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 थीम्स से सूत्रपिक प्रोग्राम के। इसका फुल फॉर्म साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन, और पिक का है प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउ। तो सूत्रपिक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर ब्लू इकोनॉमी पर एक टास्क फोर्स बनाई है। तो रिसेंटली इंडिया ने नॉर्वे के साथ मिलकर ब्लू इकोनॉमी पर एक टास्क फोर्स बनाई है। अब क्या है, देखिए नॉर्वे ब्लू इकोनॉमी का एक तरह से ज्ञाता है। नॉर्वे का जो एक्सपोर्ट होता है उसका मैक्सिमम पार्ट उसकी ब्लू इकोनॉमी यानी फिशरीज से रिलेटेड सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो इंडिया और नॉर्वे ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई है जो ब्लू इकोनॉमी पर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर एर्ना सोलबर्ग जो रायसीना डायलॉग की कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दौरान भारत की यात्रा पे थी, और उसी दौरान ये एग्रीमेंट हुआ है एक टास्क फोर्स बनाने का ब्लू इकोनॉमी पर। जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है उसमें ब्लू इकोनॉमी कंजर्वेशन को शामिल किया गया है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको किस कमेटी की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। तो 2001 में रंगराजन कमेटी बनी थी। कौन? रंगराजन कमेटी। उसी की सिफारिश पर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को 2005 में स्थापित किया गया था। रंगराजन कमेटी क्यों बनी थी? इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम पर रिव्यू के लिए और रिकमेंडेशन के लिए 2001 में बनाई गई थी। उसी की सिफारिश पर बाद में 2005 में आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस स्थापित किया गया। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो आपका CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और NSSO है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है और NSO में बदल दिया जाएगा। अभी तक जो NSO था इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तौर पे स्थापित किया गया था, अब इसको स्टैट्यूटरी पावर दी जाएंगी, यानी ये एक्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो आप देखिएगा अभी तक जो NSO था इसका जो वो थी बॉडी थी, इसमें एक चेयरमैन था नॉन परमानेंट, 4 नॉन परमानेंट मेंबर थे और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर था। अब जब एक्ट पास हो जाएगा तो ये सब परमानेंट हो जाएंगे, आप सभी को पता है, और जितने भी सैंपल होते हैं इंडिया में सर्वे होते हैं उन सबके लिए एक बॉडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड डैम कितनी यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड है। तो जिन्होंने थोड़ा ही पढ़ा होगा, नीड डैम 15 नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड है। नीड का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न यूरोपियन इनक्लोजर डैम। इसका पर्पस क्या है? जो आर्कटिक है वो पिघल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसके कारण नॉर्थ यूरोप में जो समुद्र का जल स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये जो नॉर्थ यूरोपियन 15 कंट्रीज हैं इनके डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं, टोटल 637 किलोमीटर का डैम होगा। फुल फॉर्म क्या है? नॉर्दर्न यूरोपियन इनक्लोजर डैम। ये जो 637 किलोमीटर का डैम होगा ये 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट 476 किलोमीटर का होगा जो स्कॉटलैंड और नॉर्वे को जोड़ेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट 161 किलोमीटर का होगा जो फ्रांस और जो इंग्लैंड का सदर्न पार्ट है उसको जोड़ देगा। इससे क्या होगा? जो आर्कटिक में बर्फ पिघल रही है उसका प्रभाव इतने अंदर में जितना भी ओशियन आएगा उस पर नहीं पड़ेगा और वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, जिससे ये कंट्रीज सेफ रहेंगी। तो नॉर्दर्न यूरोपियन इंक्लोजर डैम यूरोप से रिलेटेड है, 15 कंट्रीज इससे प्रभावित होंगी। 637 किलोमीटर का है, आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला कुंभ एग्जीबिशन को किस मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो कला कुंभ एग्जीबिशन को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। पूरे भारत में डिफरेंट प्लेसेस पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने कला कुंभ को ऑर्गेनाइज किया। इसमें क्या हुआ था, जितने भी हैंडीक्राफ्ट ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको GI टैग मिल चुका था उन सभी को डिस्प्ले किया गया, यानी उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। GI टैग जैसे आपका बिहार की मधुबनी पेंटिंग को मिल चुका है, आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली बोमालू जो टॉयज हैं उनको GI टैग मिल चुका है। ऐसे कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं जिनको GI टैग मिल चुका है। उसी को कला कुंभ जो एग्जीबिशन था उसके दौरान डिस्प्ले किया गया था। कला कुंभ को स्पॉन्सर किसने किया था? तो EPCH यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, इसने स्पॉन्सर किया था। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था कला कुंभ को? तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है, इसने ही कला कुंभ को ऑर्गेनाइज किया था। तो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर फॉर हैंडीक्राफ्ट इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, स्पॉन्सर किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, कला कुंभ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है। तो आप सभी को पता होगा स्टॉकहोम डिक्लेरेशन रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। रोड सेफ्टी पर तीसरी ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, यानी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में। उसी दौरान स्टॉकहोम डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। देखिए
फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी रोड सेफ्टी पर? 2009 में रूस में हुई थी। फिर 2015 में सेकेंड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है रोड सेफ्टी पर। उसी दौरान 2015 में ही आपका ब्राजीलिया डिक्लेरेशन एक्सेप्ट किया गया था रोड सेफ्टी पर। अब ये थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो गई है रोड सेफ्टी पर, जिसके तहत स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो WHO ने इसको ऑर्गेनाइज किया था वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। आप इतना याद रखिएगा। देखिए इस जो आपका ये बैठक हो रही थी थर्ड ग्लोबल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उस दौरान कहा गया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रत्येक वर्ष 1.35 मिलियन लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट पे हो जाती है। यानी कितना हो गया ये 1.35 मिलियन, कितना हो गया 13 लाख से अधिक भी लोगों की मौत आपके रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया सबसे ज़्यादा मौत में जो लोग होते हैं उनकी एज 5 to 29 ईयर्स होती है। यानी कि प्योर ऐसे लोग जो बिल्कुल एडल्ट या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए, उनकी डेथ होती है। उसके अलावा इस मीटिंग में यह भी कहा गया था कि ऑल ओवर यानी ग्लोबल GDP को 3% का नुकसान होता है इन रोड एक्सीडेंट से। तो आप याद रखिएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रत्येक वर्ष 1.5 यानी लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट के दौरान। तो आप ये फैक्ट नोट कर सकते हैं। जो ये रोड सेफ्टी पर थर्ड ग्लोबल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम स्वीडन में ऑर्गेनाइज हो रही थी, इसका थीम क्या था? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2020। क्या था? अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2020। नितिन गडकरी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इसके दौरान जो रोड सेफ्टी पर स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था उसको अडॉप्ट कर लिया गया और जो रोड सेफ्टी का ग्लोबल टारगेट है वो 2030 को सेट किया गया। यानी कि 2030 तक कुछ एफर्ट डिसाइड किए गए कि रोड सेफ्टी के लिए अपनाए जाएंगे। आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोड सेफ्टी पर 2014 है ये 2014 में रोड सेफ्टी पर एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम क्या था? तो KS राधाकृष्णन कमेटी। क्या? जस्टिस KS राधाकृष्णन कमेटी रोड सेफ्टी पर बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। नितिन गडकरी जी जब इस बैठक में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने 4E का एक फॉर्मूला दिया था। एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर, ये 4E's का फॉर्मूला था। आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप सभी को बताया मोटर व्हीकल एक्ट, वो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2019 में पास किया था। 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को आर्टिकल 338 के तहत स्थापित किया गया था। आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इस कमीशन को स्थापित किया गया था। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसको 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 338A के तहत 2004 में स्थापित किया गया था। देखिए इससे पहले आर्टिकल 338 था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट, ये दोनों एक में ही थे। बाद में 89th अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को आर्टिकल 338 में ही रखा गया। उसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को आर्टिकल 338A के तहत स्थापित किया गया। 2004 में स्थापित कर दिया गया था। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है ये शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड मैटर्स पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देती है। इसमें टोटल एक चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है। इसके अलावा 3 और मेंबर होते हैं। जो चेयरमैन होता है उसकी रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कई सारे राज्यों ने एग्जिट कर दिया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एग्जिट नहीं किया है। तो वेस्ट बंगाल ने एग्जिट कर दिया है, आंध्र प्रदेश ने एग्जिट कर दिया है और बिहार ने भी एग्जिट कर दिया है। केरल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से एग्जिट नहीं किया था। देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, 2016 में थे। 2016 में इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा। आप सभी को पता है फार्मर्स को टोटल इंश्योरेंस का 2% खरीफ क्रॉप के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% प्रीमियम पे करना पड़ता है और जो कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उनके लिए 5% प्रीमियम पे करना पड़ता है। रिसेंटली इसमें संशोधन किया गया था, एक बार हम पढ़ चुके हैं, दोबारा मैं बता देता हूँ। जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको 3 वर्ष के लिए पहले अलाउ किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत काम करने के लिए। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो नेक्स्ट फ्यूचर में उनको चांस दिया जाएगा। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रीमियम में अपना शेयर था पहले वो 50% था, उसको घटाकर इन्होंने 25% कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रीमियम होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत डिसाइड किया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा, उसमें अपने शेयर को इरिगेटेड एरियाज के लिए घटाकर 25% कर दिया था और नॉन इरिगेटेड एरियाज के लिए घटाकर यानी रेन फेड एरियाज के लिए घटाकर 30% कर दिया गया था। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रहेगा। उसके अलावा ये जो चेंजेस किए गए हैं ये खरीफ 2020 के सीजन से लागू भी हो जाएंगे। हमेशा खरीफ के ही सीजन से लागू करते हैं ये। प्रीमियम मैंने आपको बताया था कैसे डिसाइड होता है। लास्ट 7 ईयर में जो मैक्सिमम यील्ड के 5 ईयर होते हैं उसमें एवरेज प्रोडक्शन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम डिसाइड करती हैं। हालांकि किसानों को सिर्फ 2%, 1.5% और 5% ही प्रीमियम पे करना पड़ता है, रबी खरीफ जो भी है उसके हिसाब से। ये पढ़ चुके हम लोग। बात करते हैं राज्यों को जो खरीफ सीजन में 31 मार्च तक, राज्यों को खरीफ सीजन में
31 मार्च तक अपने हिस्से का प्रीमियम पे करना पड़ता है और रबी सीजन में 30 सितंबर तक अपने हिस्से का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है। पर देखिएगा तो ये कुछ चेंजेस हुए थे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। आप सभी लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको 2016 में लॉन्च किया था। उसके साथ ही खराब वेदर से इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए एक RWBCIS स्कीम भी लॉन्च की थी। RWBCIS इसका फुल फॉर्म क्या था? रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसको भी लॉन्च किया था 2016 में, सेम मिनिस्ट्री, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22nd लॉ कमीशन स्थापित करने का अप्रूवल दे दिया है। आपको पता है कितने वर्ष के लिए स्थापित किया जाएगा? तो 3 वर्ष के लिए लॉ कमीशन का कार्यकाल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को जो है सजेशन देता है, जितने भी लॉज इंडिया में अनवैलिड हो चुके हैं या बेकार हैं उनको हटाने के लिए और नए लॉ लाने के लिए सजेशन दिया जाता है। देखिए 21st जो लॉ कमीशन था उसके चेयरपर्सन थे BS चौहान। अभी 22nd के लॉ कमीशन का चेयरपर्सन डिसाइड नहीं हुआ है। लॉ कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही आपकी स्टैच्यूटरी पावर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सजेशन देता है। बता चुका हूँ 1955 में आज़ादी के बाद पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया था। पहले लॉ कमिश्नर कौन थे? तो MC सीतलवाड़ इंडिया के पहले लॉ कमिश्नर थे, लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। उसके अलावा जो फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया में बना था वो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बनाया गया था और उसके चेयरपर्सन थे TB मैकॉले, जिनको आप लॉर्ड मैकॉले के नाम से जानते हैं। इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1834 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको एग्जाम में। आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका का आयोजन किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें क्या हुआ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के फूड के जो पॉट्स थे, उसके अलावा जो ईटिंग का सिस्टम था उसकी प्रदर्शनी लगाई गई, उसको डिस्प्ले किया गया। तो आप देखिएगा हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनोमिका द इंडस डाइनिंग एक्सपीरियंस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से किसने ऑर्गेनाइज किया इसको? तो नेशनल म्यूजियम कहाँ है? नई दिल्ली में, उसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप याद रखिएगा। आप सभी पता है यूनेस्को ने हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसके लिए शामिल किया है? तो गैस्ट्रोनॉमी के लिए, पाक कला यानी कुकिंग आर्ट के लिए शामिल किया गया है आपके हैदराबाद को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में। यहाँ पे देखिएगा। और जो नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में स्थित है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मेंबर एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो रिसेंटली के विजय राघवन की अध्यक्षता में एक 12 मेंबर एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप स्थापित किया गया है। ये के विजय राघवन जी जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी हैं। ये जो 12 मेंबर पैनल है या 12 मेंबर एम्पावर्ड टेक्नोलॉजी ग्रुप है, ये इंडिया गवर्नमेंट के डिफरेंट सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं और क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है उसके विषय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशन देगा। ये जो टेक्नोलॉजी ग्रुप है मोस्टली 3 सेक्टर्स के लिए काम करेगा। एक पॉलिसी सपोर्ट के लिए, दूसरा प्रोक्योरमेंट सपोर्ट के लिए यानी हमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज खरीदनी चाहिए, और तीसरा है सपोर्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस। तो ये 3 याद रखिएगा, पॉलिसी सपोर्ट, प्रोक्योरमेंट सपोर्ट और सपोर्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रपोजल्स या पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार इंडिया में चाइल्ड अब्यूज का मैक्सिमम पार्ट किस इंस्टीट्यूट द्वारा होल्ड किया जाता है? तो चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के सर्वे के अनुसार इंडियन चाइल्ड अब्यूज का मैक्सिमम पार्ट चाइल्ड मैरिज द्वारा होल्ड किया जाता है। टोटल 37% कंप्लेन आई थी चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के पास, उसमें 37% सिर्फ चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड थी। उसके अलावा जो सेक्सुअल अब्यूज होता है चिल्ड्रन से खिलाफ, उसमें इन्होंने बताया है 35% केसेस यानी मैक्सिमम केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज पड़ोसियों से रिलेटेड थे यानी नेबर्स से रिलेटेड थे। तो आप देखिएगा सेक्सुअल अब्यूज के मैक्सिमम केसेस नेबर्स की वजह से क्रिएट हो रहे थे, और जो चाइल्ड अब्यूज का मैक्सिमम पार्ट है वो चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। चाइल्ड लाइन फाउंडेशन की बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा स्थापित किया गया था। जो चिल्ड्रन हेल्पलाइन है 1098, इसको रन करने के लिए नोडल एजेंसी है आपकी चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन को स्थापित किया गया था। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिरूर वेटिला इसको GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है हाई प्रोटीन कंटेंट के कारण। आपको बताना है कहाँ से बिलोंग करती है? तो केरल के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में इसकी कल्टीवेशन की जाती है, जिसे आपने पान यानी बीटल देखा होगा, उसके पत्ते जैसा होता है। जो तिरूर वेटिला है ये अपने हाई क्लोरोफिल वैल्यू और प्रोटीन वैल्यू के कारण बहुत चर्चा में था। रिसेंटली इसको GI टैग मिला, और GI टैग के विषय में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं कि 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। चेन्नई में GI टैग की रजिस्ट्री है, उसके द्वारा दिया जाता है, जो कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के तहत कार्य करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आती है। और जो GI टैग के लिए इंडिया में एक्ट पास हुआ था 1999 में पास हुआ था। WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट में यानी
ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो एग्रीमेंट था उसके तहत जीआई टैग को कवर किया है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इस दौरान एक घटना और चर्चा में रही। केरल की एक यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इसको नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवार्ड भी दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं, केरल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अवार्ड भी दिया गया है। ये क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स यानी WWEFFI ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? 35th। इंडिया की रैंक WWEFFI इंडेक्स में 35th है। लास्ट टाइम यानी 2018 में इंडिया की रैंक कितनी थी? तो 40 थी। यानी इंडिया को 5 प्लेसेस का फायदा मिला है, इंप्रूव किया इंडिया ने 5 प्लेसेस का। इंडिया का स्कोर कितना है इस बार 2019 के इंडेक्स में? तो इंडिया का स्कोर है 53। आप देखिएगा, ये जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है इसको टॉप किसने किया है? तो फिनलैंड ने टॉप किया है, सेकंड है स्वीडन। पर्पस क्या होता है ये जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है, इसका पर्पस क्या है? जो एजुकेशन हमारी कंट्री में मिल रही है वो यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कितना काम करेगी, उनके अंदर कितना स्किल डेवलपमेंट का काम करेगी, इसका एनालिसिस किया जाता है। लोग BA कर चुके हैं, लोग PhD कर चुके हैं, लोग इंजीनियरिंग कर चुके हैं, लेकिन वैसा कोई टैलेंट उनके अंदर है ही नहीं। तो इस समय हमारे इंडिया में स्किलिंग पर फोकस किया जा रहा है। और ये जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है उसमें जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 है उसका भी जिक्र किया गया है। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2019 की, इसमें कहा गया है स्किलिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है, इसलिए इंडिया की जो एजुकेशन है वो स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देगी फ्यूचर में। तो आप देखिएगा, वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने रिलीज किया है। इसको तैयार किसी और ने किया था, यीदान प्राइस फाउंडेशन है कोई, यीदान प्राइस फाउंडेशन, उसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था, लेकिन आप वो मत याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है SPMRM स्कीम। रिसेंटली इसने 21 फरवरी 2020 को कितने वर्ष कंप्लीट किए हैं? तो जिनको इनका फुल फॉर्म पता होगा, शायद उनको पता हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, इसने 21 फरवरी 2020 को यानी 21 फरवरी 2020 को अपने 4 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं। 2016 में 21 फरवरी को इसको लॉन्च किया था। पर्पस क्या था? रूरल एरियाज में अर्बन सर्विसेज के लिए क्लस्टर डेवलप करना, यानी ऐसे क्लस्टर बनाना जहां पे अर्बन सर्विसेज मिल सके। रूरल एरियाज में नेट नहीं चलता है, कई सारी दिक्कतें होती हैं, तो इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा 2016 में। आप देखिएगा, और मैंने अभी आपको बताया रूरल एरियाज में अर्बन एमिनिटीज और अर्बन क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। इसका पर्पस क्या था? एक्चुअली इसका पर्पस ये था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं रूरल एरियाज में उनको बूस्ट करना और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना। इसके लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया। जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन था, इन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और स्किल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया। आप याद रखिएगा। और मैंने ये भी आता है अर्बन एमिनिटीज को रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना। इसमें 2 तरीके के क्लस्टर बनाए गए, एक ट्राइबल एरियाज के लिए, एक नॉन ट्राइबल एरियाज के लिए। तो हम लोग नॉन ट्राइबल एरियाज में आते हैं। हम लोग मतलब हम जैसे कई सारे लोग, ट्राइबल एरियाज में भी कई लोग आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 23rd नेशनल ई कॉन्फ्रेंस को किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? तो रिसेंटली मुंबई में 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस ऑर्गेनाइज की गई। ऑर्गेनाइज किसने किया? तो DARPG यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया मुंबई में। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, इसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। देखिए थीम क्या था? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस थी उसका थीम था इस बार इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये था थीम। उसके अलावा 6 सब थीम भी थे, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं। ई गवर्नेंस पर इस दौरान मुंबई डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था। तो आपसे एग्जाम में पूछ लें मुंबई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है? तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। 2019 में शिलांग डिक्लेरेशन भी ई गवर्नेंस से रिलेटेड था, जिसको अडॉप्ट किया गया था। देखिए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस के दौरान महाराष्ट्र के लिए ब्लॉक चेन सैंड बॉक्स और ड्राफ्ट सैंड बॉक्स पॉलिसी भी लॉन्च की गई। क्या? महाराष्ट्र के लिए ब्लॉक चेन सैंड बॉक्स और ड्राफ्ट सैंड बॉक्स पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी। और इस तरह महाराष्ट्र डेडिकेटेड फिनटेक पॉलिसी लॉन्च करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया था। यानी इस समय महाराष्ट्र के पास ही डेडिकेटेड फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पॉलिसी है। आप देखिएगा, और ऐसा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट है महाराष्ट्र। देखिए नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड भी दिए गए। हेल्थ मिनिस्ट्री को आयुष्मान भारत अभियान के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। और उसी के साथ हरियाणा के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हरियाणा गवर्नमेंट की अंत्योदय सरल स्कीम यानी अंत्योदय सरल प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए गोल्ड अवार्ड दिया गया। तो दोनों गोल्ड अवार्ड आप याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल रेल
ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट यानी NRTI किस स्टेट में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा इंडिया की फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जिसका नाम है नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट गुजरात में स्थित है, गुजरात के वडोदरा में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए यानी मास्टर्स में डिग्री देने के लिए जो नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है उसने MOU साइन किया है किसके साथ? बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के साथ मास्टर डिग्री देने के लिए नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, तो इसलिए चर्चा में था। आप याद रखिएगा 2018 में रेलवे यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी वडोदरा में। और एक बात याद रखिएगा, ये जो मास्टर प्रोग्राम है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ जो MOU साइन किया गया है, ये प्रोग्राम रन कब से करेगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2021 से रन करना था, लेकिन कोरोना आ गया, अब पता नहीं कब रन करेगा। तो आप देखिएगा नेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वडोदरा में स्थित है। अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद। प्लीज़ आप बताइएगा जरूर कि वो क्या करना चाहिए मेरे को।